हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट से रिलेटेड पास्ट ईयर के एमसीक्यूज़। अराउंड 20 एमसीक्यूज़ हैं। ये कवर करने के बाद हम वो पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन भी देखेंगे जो कि मैंने आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट में बताए थे। 2 इलस्ट्रेशन दिए थे आपको मैंने, उनके अंदर हर इलस्ट्रेशन में 10 पॉइंट्स थे, ठीक है, जिसमें आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉसेस इस तरीके से बताना था। अब देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है दिसंबर 18 का है, चूज़ द करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको ऑप्शन दे रखे हैं। आपको ऑप्शन में दे रखा है कि दोनों स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एक करेक्ट है दूसरा इनकरेक्ट है, एक इनकरेक्ट है दूसरा करेक्ट है। तो 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब ठीक है। अब देखिए, स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है पंक्चुअलिटी एंड टीम स्पिरिट अमंग एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन एनहांसिंग प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस बट दे डू नॉट अपीयर एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। अब आपको पता है कि आपको मैंने मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें आपको बताया था कि जो भी ट्रांजेक्शन या इवेंट है अगर वो फाइनेंशियल कैरेक्टर में है, मनी के टर्म में, तो उनको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर वाले पार्ट को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे उसमें बताया था डिस्प्यूट का पार्ट, दैट का पार्ट, सेंटीमेंट्स का पार्ट। तो ये सारे पार्ट जनरली मैंने आपको बताए थे जिनको आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वर्कर की एफिशिएंसी का पार्ट। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि एम्प्लॉय की जो भी पंक्चुअलिटी एंड टीम स्पिरिट है, उससे बिजनेस का प्रॉफिट तो बढ़ता है, क्योंकि अगर वो ढंग से काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, या जिस भी फील्ड में पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो ढंग से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग क्या होगी, मैनेजर की आसान होगी, काम ढंग से हो पाएगा, पता है। लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है, क्वांटिफाइड नहीं है, वो मॉनेटरी टर्म में नहीं है, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर में नहीं है, इसलिए वो बैलेंस शीट में देखो ये बोल रहा है यहाँ पे एसेट के फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे। तो बिल्कुल ठीक बोला, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। अब देखिए, आपको भी पता है क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसको रिकॉर्ड कौन करता है, अकाउंटेंट। अब वो प्रोफेशनल जजमेंट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और अगर आप है ना ऊपरी नज़रों से देखोगे तो आपको तो सारा का सारा पार्ट सही दिखेगा, लेकिन क्या पता अंदर जो पार्ट है वो बिल्कुल पोजीशन सही नहीं हो। तो हम उस केस में बोल सकते हैं कि देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी नहीं कि करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की दिखाए। क्या पता विंडो ड्रेसिंग की हो, मतलब ट्रांजैक्शन बढ़ा चढ़ा के दिखाए हो, या जानबूझ के कुछ ट्रांजैक्शन को हटा दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। या कोई इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट है, उसने बनाया, तो ज़रूरी नहीं कि उसने पर्टिकुलर पोजीशन सही दिखाई हो, उसने कुछ गलत कर दिया हो या एक तरीके से कुछ एरर कर दिया हो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन दिखाए। हमें क्या है, बहुत सारे अलग अलग एनालिसिस भी करने पड़ सकते हैं उन स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए या चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल ठीक, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्योंकि देखिए, स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है दे डू नॉट रिफ्लेक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो हम बोल सकते हैं बिल्कुल ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। सेकंड में देखिए क्या बोल रहा है, असर्शन ए दे रखी है, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये मैंने आपको बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट में बताया था, जहाँ पे बताया था कि ओनर और बिजनेस क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। बिजनेस एक सेपरेट अकाउंटिंग यूनिट के फॉर्म में होता है, और ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए, तो बिजनेस एक तरीके से क्या बोल रहा है, हाँ हमारे पास कैश आया है, गुड्स आया है यानी स्टॉक आया है, फिक्स एसेट आई है, तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर टू कैपिटल, तो बिजनेस के नाम से एंट्री होती है। तो रीजनिंग में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ईच बिजनेस एंटरप्राइज इज कंसिडर्ड एज एन अकाउंटिंग यूनिट सेपरेट फ्रॉम ओनर्स। बिल्कुल ठीक, तभी क्या है कि जो पर्सनल ट्रांजेक्शन ओनर के हैं वो कभी भी बिजनेस रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि बिजनेस अलग और ओनर अलग, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ए और आर करेक्ट है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो सेकंड का आपका क्या आएगा, ए, बिल्कुल ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या बोल रहा है। देखिए, जुलाई 18 का है, और याद रखना मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि सिंपल पार्ट है, बेसिक पार्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिर भी आपने सीखा हुआ है। लेकिन इसमें भी मैंने क्या करा, व्हाट्सएप पे देखा, यानी जो पर्टिकुलर आपने आंसर दिए तो कईयों ने उसमें भी गलत दिए। तो इसका मतलब आपके पास अभी भी इतनी स्किल नहीं है कि आप 11th का पर्टिकुलर पार्ट पता कर सकें, ठीक है। तो आप थोड़ा वापस से ढंग से रीड कीजिए, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक। गलती हर किस से होती है, लेकिन गलती को वापस से दोहराना वो क्या है, बेवकूफ़ी होती है। तो ये बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, एन एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू बेनिफिट करंट ईयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बोल रहा है एन एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू बेनिफिट करंट ईयर। तो आपको पता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैंने क्या बताया था, ऐसा एक्सपेंडिचर जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान हो रहे हैं, मतलब डे टू डे ऑपरेशन या रेगुलर बिजनेस के ऑपरेशन के लिए किए जा रहे हैं, तो उसका बेनिफिट आपको करंट ईयर के लिए मिलेगा। जबकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है
उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आपने मशीनरी खरीदी, आपने इसके अलावा इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट जैसे गुडविल बिजनेस की, किसी और का आपने बिजनेस खरीदा, उसका रेपुटेशन है, उसका नाम है, तो आप आराम से उसका यूज़ कर पा रहे हो, आपकी भी क्या हो रही है, एक तरीके से सेल बढ़ रही है, आपका आउटपुट बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ए तो ठीक है क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, तो करंट बेनिफिट के लिए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन करंट बोल रहा हूँ, सॉरी, लॉन्ग टर्म के बेनिफिट के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, ए ठीक है रेवेन्यू से रिलेटेड। बी, अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये भी ठीक है, आपको मैंने बताया था जनरली, अभी भी बताया, तो टेंजिबल इंटेंजिबल का पार्ट बताया था। फिर आपको बोल रखा है सी पार्ट, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन इज यूजली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। आपको पता है कि रेडी फॉर यूज़ की बात बताई थी कि रेडी फॉर यूज़ तक के, यानी जो भी आपने एसेट्स या परमानेंट एसेट्स की बात कर रहे हो, या आप कोई भी एसेट्स की बात कर रहे हो, यानी फिक्स एसेट्स से रिलेटेड बात कर रहे हो, जो आप परचेज कर रहे हो, तो उसको इंस्टॉल कर रहे हो, इंस्टॉल करने से पहले जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं, जैसे वेजेज लग रही है, कैरेज लग रही है, इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेज लग रहे हैं। अगर आपने पुरानी मशीन खरीदी है तो वो आपके लिए न्यू है, तो उस केस में आपको बताया कि पुरानी मशीन का चाहे आपने रिपेयर भी करवाया, तब भी वो एक तरीके से क्या है, जो भी रिपेयर एक्सपेंस है वो मशीन के अंदर ही डेबिट होगा, यानी फिक्स एसेट्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो जो आपने वेजेस पे किया है वो वेजेस अकाउंट में डेबिट होगा ही नहीं, वो किस में डेबिट होगा, मशीन अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या होती है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, या अगर उधार खरीदी है तो टू सप्लायर का नाम टू क्रेडिटर। ठीक है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं होगी। अगर नहीं भी आता तो एंट्री से याद रख लीजिए, कीजिए, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ फिक्स रेट की बात कर रहा है। अगर हमने बोला होता कि कोई हमारा एम्प्लॉय होता, वर्कर होता, ठीक है, और वो गुड्स से रिलेटेड हम वेजेस पे करते, तो वो जनरली होती है वेजेस टू कैश। ठीक है, अगर मशीन पुरानी हो जाती यूज़ करने के बाद और उस पर रिपेयर होता, तो हम क्या करते, रिपेयर टू कैश। जैसे हम डेप्रिशिएशन की बात करते हो तो डेप्रिशिएशन टू मशीनरी, वैसे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मशीन पे रिपेयर कराया तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू कैश। तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो मशीन यूज़ हो चुकी है, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, नई मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं, उससे पहले के खर्चे क्या है, एक तरीके से मशीन की कॉस्ट डेबिट होगी, तो इसलिए यहाँ पे गलत है। हम क्या बोलेंगे, ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये बोल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सी अपना आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला कौन सा ट्रू नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, सी ट्रू नहीं है। फिर डी देखिए क्या बोल रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट इंटेंडेड टू बेनिफिट फ्यूचर पीरियड। हाँ, वो तो करंट के लिए होता है, ऊपर अपने देखा था, तो सीधी सी बात है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, जबकि हमको क्या बताना है, कौन सा ट्रू नहीं है, तो अपना आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक, अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर। ऐसे बोल दिया आपको, नवंबर 17 का है। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बताइए, आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, एक तरीके से आपका कैपिटल नेचर का है, तो उसको अगर बेचोगे तो उससे जो भी पैसा मिलेगा वो कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में होगा। क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में। मैंने आपको बताया था फिक्स रेट बेची, इन्वेस्टमेंट बेचा, उससे जो पैसा मिला कैपिटल रिसिप्ट है। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात बोली थी, तो उस केस में मैंने क्या बताया, ऊपर आपको फिक्स रेट खरीदी, मशीनरी खरीदी, या एसेट्स में इंप्रूवमेंट का पार्ट किया, परमानेंट एसेट्स कोई भी है आपकी, लैंड बिल्डिंग जो भी मैंने पार्ट बताया उसमें इंप्रूवमेंट का पार्ट किया, वो भी एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो यहाँ पे ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है। हमें बोल रहा है कि कौन सा रेवेन्यू नेचर का है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो देखिए इन्वेस्टमेंट आपका क्या एक तरीके से कैपिटल नेचर का पार्ट है, लेकिन उस पर आपको इनकम डेली मिल रही, डेली बोल रहा हूँ सॉरी, आपको हर साल मिल रही है। तो आपको पता है कि हर साल, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो, उस पर आपको कंपनी क्या करेगी, जनरली हर साल डिविडेंड दे रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये रेवेन्यू नेचर का पार्ट है। तो आपको देखो क्या, आपने इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिला, आपने जैसे डेबेंचर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं, इसका मतलब आपने डेबेंचर्स खरीद रखे हैं, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। आपने किसी को एडवांस दिया हुआ है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। तो हम जनरली उसे क्या बोलेंगे, रेवेन्यू नेचर की बात करेंगे कि वो रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड आएगा। तो अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी से रिलेटेड। देखिए हमेशा कमीशन रिसीव्ड, सेल ऑफ गुड्स, असेट्स नहीं, सेल ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूँ। जब भी आप गुड्स बेचोगे तो वो रेवेन्यू नेचर के हैं, क्योंकि वो आपका क्या है, बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड पार्ट है। कमीशन रिसीव्ड हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, ये सारे आपके रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड होते हैं। जनरली जो भी आप पीएनएल से रिलेटेड बाय पार्ट में देखते हो वो सारे के सारे आपके क्या हैं, रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, ये याद रख लेना जरूर। फिर आपको बोल रखा है अमाउंट बोरोड फ्रॉम ए बैंक, बैंक से अमाउंट लिया, तो आपको पता है कि देखिए कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि बैंक से अमाउंट लिया, लोन आया, पैसा आया, तो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये भी नहीं होगा। कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड,
देखिए हमें पता है कि गवर्नमेंट को क्या करना है, रोड बनानी है, तो हमारी जो ज़मीन है वो बीच में आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको एक्वायर कर लिया, अपने अंडर में ले लिया और हमें क्या दिया, कंपनसेशन दिया। अब हमें ये बार बार मिलता है क्या, हमारी लैंड तो चली गई, ठीक है, उस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास, क्योंकि अब वो क्या करेगी, उस पर रोड बनाएगी, तो हमारी लैंड तो गई। तो गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया, कंपनसेशन दिया, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में हो गया। किसके फॉर्म में हो गया, कैपिटल। आपको बार बार थोड़ी मिलता है, तो आप ये देखिए कि वो बार बार हो रहा है या नहीं हो रहा, रिकरिंग नेचर का है या नहीं है। हमें पता है कि जो भी कैपिटल ट्रांजेक्शन होते हैं वो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, तो ये नॉन रिकरिंग नेचर का है, इसलिए नहीं आएगा। हमें क्या चाहिए, रेवेन्यू, जो कि रिकरिंग नेचर का है, तो अपना आंसर क्या होगा फोर्थ का, बी। अब देखिए फिफ्थ में क्या बोल रहा है, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम ऑफ लिस्ट 2 एंड इंडिकेट द कोड ऑफ करेक्ट मैचिंग। जनवरी 17 का है। अब देखिए ये नॉर्मल पार्ट है, अगर आपको सेपरेट एंटिटी का पार्ट बोलता है तो आपको पता है कि उस केस में क्या होता है, ओनर बिजनेस से सेपरेट होता है, तो उस केस में ओनर क्या करता है, जो भी कैपिटल लगाता है वो बिजनेस की क्या मानी जाती है, लाइबिलिटी मानी जाती है। क्योंकि बिजनेस, जैसे सपोज करो कि आप किसी से लोन लेते हो, तो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि आपको उस लोन को पे करना है। वैसे ही ओनर और बिजनेस सेपरेट है, ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए, ओनर ने बिजनेस को क्या करा, पैसे दिए, तो बिजनेस क्या बोल रहा है कि हाँ आपके पैसों के थ्रू मैं बिजनेस अपना रन कर सकता हूँ, ठीक। तो ये एक सेपरेट पर्सन हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय प्रोपराइटर इज शोन एज लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट, तो वो किस में आता है, बिजनेस एंटिटी वाले कॉन्सेप्ट में। अब देखिए थर्ड आपको कहाँ दे रखा है, ए का 3 जगह दे रखा है, ए में भी दे रखा है, बी में भी दे रखा है और डी में भी दे रखा है। ये अपना कौन सा है, वैसे फिफ्थ है ना। तो इसमें जनरली आप देख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म का पार्ट। अब देखिए किस में आ रहा है ये, जब भी मैं कंजर्वेटिज्म की बात करता हूँ तो उसमें मैं आपको क्या बोलता हूँ कि देखिए आप क्या करते हो, पॉसिबल लॉसेस जो भी होते हैं, एस्टिमेटेड लॉसेस होते हैं, उसको पहले ही चार्ज कर लेते हो, लेकिन जो फ्यूचर के प्रॉफिट होते हैं उनको आप चार्ज नहीं करते, यानी उनको आप क्या करते हो, रिकॉर्ड नहीं करते। उनको कब रिकॉर्ड करोगे, जब वो एक्चुअल में होंगे। लेकिन पॉसिबल लॉसेस के लिए आप पहले से ही प्रोविजन बना लेते हो, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बताया, प्रोविजन फॉर रिपेयर बताया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बताया, फिर इसके अलावा ये भी बताया था। ध्यान है क्या, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज़ लेस, जिसमें मैंने आपको बताया था मान लो कॉस्ट 50,000 हो और मार्केट प्राइस 70 हो, अगर आप हायर पे दिखाते तो आप उस केस में 70 दिखाते, तो गलत क्या हो जाता, आपने प्रॉफिट दिखा दिया। प्रॉफिट कैसे, क्योंकि आपने बाय क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया, बाय क्लोजिंग स्टॉक दिखाने से आपने कॉस्ट से ज़्यादा पे दिखा दिया, तो आपने 20,000 ज़्यादा दिखा दिया, जबकि आप अब इसको बेच ही नहीं रहे। जब बिकेगा तब आपका फ़ायदा होगा, अभी तो बिक ही नहीं रहा, फिर भी आपने 70 पे दिखा दिया, तो आपके वो प्रॉफिट पे रिफ्लेक्ट होने लग गया, तो इसलिए वो गलत हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, विचर इज़ लेस, तो 50 और 70 विचर इज़ लेस 50 दिखाते, तो हमारा प्रॉफिट क्या दिखाता, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता। ऐसे बोल रहा है तो उसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसका आएगा फोर्थ। तो देखिए थर्ड और फोर्थ किस में आ रहा है आपका, इसमें आ रहा है, थर्ड आ रहा है, फिर फोर्थ आ रहा है। एक बार चाहे आप डी वाले में भी देख लीजिए कि फोर्थ आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ए में भी नहीं आ रहा और डी में भी नहीं आ रहा, बी में आ रहा है थर्ड, फिर आ रहा है फोर्थ, ठीक है। फिर उसके बाद चलो अगला देख लीजिए, सी से रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट। जब मैंने आपको मनी मेजरमेंट का पार्ट बताया तो उसमें मैंने देखो क्या बताया कि देखिए ये पंक्चुअलिटी अभी अभी हमने ऊपर देखा था, एंड ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, ये रिकॉर्ड होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि ये मनी के टर्म में नहीं है, इसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, ये नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, ये नॉन मॉनेटरी टर्म में, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। तो सी से रिलेटेड कौन सा पार्ट है, सेकंड। फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का पार्ट। देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जब आपने एक्वायर किया, जब आपने किसी एसेट को एक्वायर किया उस वैल्यू पे आपने रिकॉर्ड किया, तो आपको पता है कि अगर आप प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करेंगे तो उसको आप कॉस्ट पे लिखेंगे, फिर उसमें से आप डेप्रिशिएशन लेस करते जाएंगे तो वो बुक वैल्यू पे आता जाएगा। तो जनरली आपको पता है किससे रिलेटेड था, हिस्टोरिकल कॉस्ट से रिलेटेड था। तो डी का क्या आएगा 1, तो अपना आंसर होगा बी। ए का थर्ड, बी का 4, सी का सेकंड, डी का 1, ठीक। अब 6 देखिए क्या बोल रहा है, देखिए अब बेसिक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कैपिटल इन द बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए लाइबिलिटी ड्यू टू, अभी हमने ऊपर देखा किसकी वजह से, सेपरेट एंटिटी यानी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो 6 का आपका क्या होगा, बी, ठीक। तो 5th का भी बी, 6th का भी बी। 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखिए आपने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट देखा था तो थोड़ा आपको क्या लगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह, लेकिन आपको पता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो हम बात करते हैं मतलब एक तरीके से वो रेवेन्यू के नेचर का होता है, लेकिन वो कैपिटल के फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है, जिसका पता है कि आपको बेनिफिट आने वाले सालों के लिए मिलता रहता है, 3 से 5 साल के लिए जनरली हमने देखा था, ठीक है। तो वो होता तो एक तरीके से रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन बेनिफिट क्या होता है, आगे आने वाले टाइम के लिए मिलता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था आप एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो,
तो आपने एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा किया, उसका जो बेनिफिट मिला आप उस साल नहीं दिखाओगे, आप उसको क्या करोगे, आने वाले टाइम तक दिखाओगे। तो उस केस में जो उसका एक्सपेंडिचर है, उसका जो एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपको पता है कि उसका जो बेनिफिट है वो आपको आगे आने वाले साल के लिए मिलता रहेगा, तो जो एक्सपेंडिचर है वो पूरा उसी साल नहीं दिखाओगे, आप क्या करोगे, उसको प्रपोर्शनेट करके बांट दोगे। अगर आपको पता है कि 5 साल तक बेनिफिट मिल रहा है तो उस बेनिफिट के प्रपोर्शन में आप उन खर्चों को बांट दोगे। जैसे 1 लाख का एक्सपेंडिचर हुआ, वो बहुत ज़्यादा है आपके बिजनेस के हिसाब से, पर उससे बेनिफिट आपको मिलेगा, आपको पता है कितने साल तक, 5 साल, तो 1 लाख अपॉन 5, मतलब हर साल आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कितना चार्ज कर रहे हो, 20 P&L से, और बाकी किस में दिखा रहे हो आप, अपनी एसेट के फॉर्म में दिखा रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे कौन सा है आपका बी, एक्सपेंसेस ऑन ए मेगा एडवर्टीजमेंट कैंपेन वाइल लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट। आप बोलोगे सर बाकी सारे क्या है, तो देखिए वैसे भी देखने से पता चल रहा है, मुझे लगा कि नहीं बताना चाहिए पर फिर भी देख लीजिए। लीगल एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन परचेज ऑफ लैंड, तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टैम्प ड्यूटी एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, या लॉयर वकील को आप पैसे पे कर रहे हो, क्यों, लैंड खरीदने से पहले के जो भी पार्ट पे कर रहे हो, तो वो सारा का सारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, न कि डेफर्ड रेवेन्यू। फिर एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीन, अभी अभी अपन ने ऊपर देखा था, वेजेस, कैरेज, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, नई मशीन खरीदने के समय या उसको इंस्टॉल करते समय जो भी आप एक्सपेंसेस इंकर कर रहे हो, तो वो मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। तो सी भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। डी क्या है, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एडिशनल रूम इन द बिल्डिंग। अब देखिए आपको बताया कि बिल्डिंग है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके 3 फ्लोर हैं या 2 फ्लोर हैं, आपने एक और बना दिया, तो एक तरीके से क्या है, आपकी इंप्रूवमेंट है फिक्स एसेट में, जिससे आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो वैसे यहाँ पे एडिशनल रूम बनाया आपने, तो एडिशनल रूम पे जो भी वेजेस लगाई है, तो वो किसका पार्ट है, आपका बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट है। जो भी वेजेस पे की है, जो भी वर्कर्स को, मजदूर को जो भी आपने वेजेस पे की है, वो किसका पार्ट है, फिक्स एसेट की कॉस्ट का पार्ट है, मतलब बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट है, तो ये भी कैपिटल। तो इसका मतलब ये है डेफर्ड, 7th का बी। अब 8th देखिए, 8th भी मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में थ्योरेटिकल में बताया था कि अगर आपने फिक्स रेट परचेज किया है, या मैंने आपको बताया था बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उससे पहले आपने लोन लिया हुआ है, उस लोन पे जो भी इंटरेस्ट का पार्ट है, क्योंकि लोन किस लिए लिया है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, जो भी मेटल चाहिए होता है, मंगाना होता है, तो आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने क्या करा, बैंक से लोन ले लिया, उस पर जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो किसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, उस कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट। तो वैसे ही अगर आपने फिक्स रेट परचेज की, तो उससे रिलेटेड जो भी लोन लिया, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट है, अगर जब तक आपने उसको यूज़ नहीं किया, याद रखना, रेडी फॉर यूज़ नहीं किया भी नहीं, ऐसे नहीं, रेडी फॉर यूज़, तो आपको पता है कि जैसे वो यूज़ करने के लिए रेडी है, चाहे आप यूज़ नहीं कर रहे लेकिन रेडी फॉर यूज़ है, तो आपको पता है कि तब तक का आपका जो भी पार्ट होगा वो फिक्स रेट की कॉस्ट में जुड़ेगा। उसके बाद वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। उसके बाद क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जैसे फिक्स रेट आपने कंस्ट्रक्ट कर ली, बना ली, उसके बाद जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो लोन पे, वो आपका नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और P&L से चार्ज होगा। पर उससे पहले क्या कहलाता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अपना 8th का आंसर क्या होगा, बी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है फिक्स एसेट खरीदते समय जो लोन पे इंटरेस्ट है, तो हमें पता है वो पहले है, तो पहले है तो वो क्या है, एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। 9th में आपको बोल रहा है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट रिजल्ट इन द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। तो देखिए मैंने आपको बताया था इसमें वैसे अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपको पता है कि जहाँ पे हमने बताया था एसेट इज इक्वल टू क्या है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा दिख रहा है आपको, ये पार्ट, ये जो पार्ट है किसका है, ध्यान है क्या, ये आपका है मैचिंग कॉन्सेप्ट का। किसका है, मैचिंग कॉन्सेप्ट का। याद रखना, रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, अगर उसका डिफरेंस होता है तो एक तरीके से आपकी क्या आती है, इनकम आती है। इसका एक क्वेश्चन दे रखा है नीचे भी, ताकि आपको समझ में आ जाएगा तब, लेकिन अभी अपना आंसर क्या है, सी है। अगर आप ये बोलेंगे तो ये गलत है, क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल में से जनरली हम क्या करते हैं, ड्राइंग को माइनस करते हैं। तो उस केस में आप बोल सकते हो ये आता है कैपिटल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसेट प्लस एक्सपेंसेस। ये भी गलत है, क्योंकि कैपिटल और प्रॉफिट की जो बात करते हैं तो आपको पता है प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इनकम में से एक्सपेंसेस लेस किया। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत है। ये सही है लेकिन ये मैचिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जबकि ड्यूल एस्पेक्ट की बात कर रहा है तो वो ये है। ठीक है, तो 9th का अपना सी होगा। अब 10th में देखिए क्या बोल रहा है, कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है, मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है। अब देखिए आपको पता है कि जो मैटेरियल ट्रांजैक्शन है उसको आपको दिखाना ही पड़ेगा, और जो इमैटेरियल है ज़रूरी नहीं है वो दिखाओ। अब वो किसके बेसिस पे डिपेंड करता है, एक अकाउंटेंट के प्रोफेशनल जजमेंट और उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। वो ये देखता है कि अगर ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेगा, बिजनेस के अकाउंटिंग को या बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, तो उसको वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कौन सा आएगा, रिलेट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइटम और इवेंट। अब देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो आप क्या करिए, पहले वीडियो पॉज कीजिए, पूरा पढ़िए, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब मैंने तो आपको पीडीएफ दी हुई थी तो आपने पढ़ ही लिया होगा, तो आपको समझ में आ गया कि ए से रिलेटेड क्या है, फोर्थ। तो आप देख सकते हैं बी और सी हट गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब देखिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का आया, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जनरली फर्म ये मान के चलती है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए क्या करेंगे, अपना बिजनेस चलाते रहेंगे, यानी हमारा बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा। लेकिन आपको रियल सिचुएशन में बताया कि कभी कभी आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो, दिवाले भी हो सकते हो। तो यहाँ पे बोल रखा है इन एप्रोप्रिएट अजम्पशन ऑफ ए फर्म बीइंग बैंकरप्ट। तो गोइंग कंसर्न की जो अजम्पशन होती है वो हमेशा क्या होती है, बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। तो वहाँ पे उस केस में ये अजम्पशन क्या होती है, एक तरीके से इन एप्रोप्रिएट मानी जाती है कि फर्म क्या हो जाएगी, दिवालिया होगी आने वाले टाइम पे। ऐसा कोई सोच के चलता ही नहीं है, ये आपको पता है। तो बी का सेकंड आता। अब देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 2 है। अब फाइनल डिसाइड यही करेंगे। लेकिन चलो आपको गोइंग कंसर्न नहीं भी आता तो कुछ और आता, हिस्टोरिकल कॉस्ट आता। हिस्टोरिकल कॉस्ट में जनरली हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो वो किसके बेसिस पे करते हैं, एक्सचेंज प्राइस के बेसिस पे, कि जिस प्राइस पे हमने वो पर्टिकुलर चीज़ खरीदी है, एसेट खरीदी है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं जनरली एक्विजिशन कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो उसमें हम क्या बोल रहे हैं, अगर एक पर्टिकुलर ईयर में कोई हम अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं तो दूसरे ईयर में भी वही फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी कंपैरिजन करना हो तो आसानी रहती है। हाँ, अगर आपने कभी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसको फिर आपको फाइनेंशियल रिजल्ट में बताना पड़ेगा कि उससे आपके प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे क्या असर हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम अकाउंटिंग मेथड यूज बाय फर्म फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। जैसे WDV मेथड यूज़ कर रहे हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू डेप्रिसिएशन का, तो हर साल अपन सेम वही करेंगे। तो ये 1 से रिलेटेड आ गया। अब देखिए अगर आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का पता नहीं रहता कि ये नॉर्मल बेसिस यूज फॉर अकाउंटिंग, तो कंसिस्टेंसी का तो सबको पता रहता। तो उस केस में आपका क्या है, डी से रिलेटेड 1 आ रहा है और सी से रिलेटेड 3rd है। तो हम क्या बोलेंगे, ये होगा सी से रिलेटेड 3rd है और डी से रिलेटेड 1 है। तो अपना जो आंसर होगा वो ए का 4, बी का 2, सी का 3rd और डी का 1 है। ठीक, अब 11th में देखिए क्या बोल रहा है। 11th में बोल रहा है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस रिजल्ट इनटू एन इरोजन ऑफ कैपिटल इन द लॉन्ग रन। ठीक, ये बोल रहा है कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे बनाते हो तो उस केस में कैपिटल धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है लॉन्ग रन में। यानी आपके अकाउंटिंग में दिख तो रही है कैपिटल, लेकिन ये मान के चलो कि वो ख़त्म होती जाती है। फिर अभी देखो रीजन में पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको असर्शन भी बताऊंगा क्या बोल रहा है। रीजन बोल रहा है मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर करंट परचेजिंग पावर टेक्निक ओनली में कंटेन द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अरे इसमें तो ये क्या हो गया, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का आ गया। ये जो रीजन दे रखा है वो किससे रिलेटेड है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से रिलेटेड है। हमारे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें से एक मेथड क्या होता है, CPP मेथड, करंट परचेजिंग पावर टेक्निक। तो सबसे पहले मैं असर्शन ले लेता हूँ, इसका मतलब क्या है। देखिए जैसे आपने वो सुना होगा एक रिडक्शन ऑफ कैपिटल और एक ये है इरोजन ऑफ कैपिटल। रिडक्शन ऑफ कैपिटल और इरोजन ऑफ कैपिटल जो है वो दोनों अलग चीज़ होती है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल का मतलब तो ये हो सकता है, देखिए आपके कैपिटल साफ साफ आपके सामने कम हो रही है, जैसे आपने लोन का पेमेंट किया, किसी पर्टिकुलर चीज़ का पेमेंट किया, या बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उससे आपकी कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से कैपिटल रिड्यूस हो रही है। ठीक, या आपने खुद भी जानबूझ के कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम देखी होगी कंपनी की, तो उस केस में वो क्या करती है, कैपिटल रिडक्शन करती है। तो वो कैपिटल को रिड्यूस करने का काम कर रही है जानबूझ के। लेकिन इरोजन में क्या, एक तरीके से हम क्या बोल रहे हैं कि कैपिटल है तो सही लेकिन वो नहीं भी है, यानी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा। कैसे, मान के चलो कि आपने प्रॉफिट कमाया पर आपके पास प्रेशर क्या है कि आपको शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, तो आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है। अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो उसमें क्या होता है, किसी भी साल आपको लॉस हुआ तो आपको डिविडेंड तो तब भी देना था लेकिन आप नहीं दे पाए, तो वो क्यूमुलेटिव यानी वो डिविडेंड जमा हो गया। अब जिस साल आपको प्रॉफिट हुआ तब आपको देना पड़ा, तो आपको ज़्यादा डिविडेंड देना पड़ा। जो भी उनकी एक तरीके से कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा आपको देना पड़ा, यानी जो भी एक तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा देना पड़ा। इसी तरीके से आप सोचिए कि जब भी आप है ना कैपिटल यानी जो डिविडेंड देते हो किस पे देते हो, फेस वैल्यू पे देते हो, किस पे देते हो, तो इक्विटी शेयर होल्डर भी है उसको भी आप डिविडेंड दे रहे हो। अब मान के चलो कैपिटल की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़, और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, 40 रुपीज़ चल रही है, लेकिन अभी भी आप क्या कर रहे हो, इस पे जनरली डिविडेंड का पार्ट दे रहे हो और आप अपनी कैपिटल को कभी भी मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखा रहे। अगर आपको पता है कि एक शेयर होल्डर अपने शेयर को बेच देता है तो वो दूसरी यानी दूसरे इन्वेस्टर के पास चले आता है, आपके जो शेयर है वो दूसरे इन्वेस्टर के पास चले जाता है, लेकिन तब भी आपकी कैपिटल तो वही रहती है एक तरीके से, और कैपिटल की फेस वैल्यू भी वही रहती है।
तो उस केस में क्या हुआ, आपने डिविडेंड दे दिया उस इन्वेस्टर को। फिर दूसरे इन्वेस्टर जो आया, पर्टिकुलर सपोज करो कोई दूसरा इन्वेस्टर आ गया था क्योंकि उसने बेच दिया था, दूसरा इन्वेस्टर आया, फिर अगले साल ये मान के चलो वही इन्वेस्टर था, उसको आपने डिविडेंड दिया। तो आप डिविडेंड देते जा रहे हो देते जा रहे हो, तो मतलब आपने जो कैपिटल का पार्ट दिखा रखा है उससे ज़्यादा तो डिविडेंड वैसे ही दे दिया, और आपने कैपिटल को मार्केट वैल्यू पे तो रिकॉर्ड करा हुआ ही नहीं है, आपने तो उसको फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी आपकी कैपिटल थी उससे ज़्यादा पार्ट तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, सबको मिला के डिविडेंड के फॉर्म में दे चुके हो। तो लॉन्ग रन में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। एक और तरीका, आप क्या करते हो, जब है ना फिक्स रेट को चार्ज करते हो तो किस पे चार्ज करते हो, कॉस्ट पे। तो आपको पता है कॉस्ट पे जब खरीदते हो उसके बाद आप क्या करते हो, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। क्या करते हो, डेप्रिसिएशन। तो आपको पता है कि वो WDV आ गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू क्या बोलते हैं। अब मानिए कि 5 साल पहले की आपने एसेट खरीदी हुई, फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। अब आपने उसकी आज की रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो देखी नहीं, और आपने उसको क्या करा, चेंज ही नहीं करा, और आप उसको कॉस्ट पे ही दिखा रहे थे, उसमें डेप्रिसिएशन लेस कर रहे थे WDV, पर पता चला कि उसकी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो ज़्यादा है। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हिसाब से अगर आपने डेप्रिसिएशन निकाला तो एडिशनल डेप्रिसिएशन निकल गया, आपने वो एडिशनल डेप्रिसिएशन लिया ही नहीं। आपने क्या लिया, वो पुराना डेप्रिसिएशन ही आप लेते गए और बुक वैल्यू पे दिखाते गए। तो उस केस में भी क्या हुआ कि अगर आप पुराना डेप्रिसिएशन दिखाओगे तो आपके प्रॉफिट आपको क्या दिखेंगे, ज़्यादा दिखेंगे। जब प्रॉफिट ज़्यादा दिखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी कैपिटल बढ़ रही है, जबकि रियल में आपकी कैपिटल बढ़ी नहीं हुई, क्योंकि आप करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बेसिस पे देखोगे तो डेप्रिसिएशन क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। वैसे ही मान के चलो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, आपने जो गुड्स बेचा उसकी कॉस्ट, तो अगर आप उसको फीफो के बेसिस पे दिखा रहे हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो आपको पता है कि जो भी आपने माल बेचा उसकी जो भी कॉस्ट है वो शुरू वाले स्टॉक में से गई होगी। जो भी कॉस्ट आपने दिखाई होगी वो शुरू वाले स्टॉक, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जबकि लीफो में क्या होता है, आपने लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। तो जो भी आपने गुड्स बेचा, इशू किया है, जो भी गुड्स बेचा है उसकी जो कॉस्ट है वो किसके बेसिस पे दिखाई है, करंट प्राइस पे दिखाई है। तो अगर आप लीफो पे दिखाते तो सही रहता, पर आपने फीफो पे दिखाया। फीफो पे दिखाने से क्या हुआ, आपकी कैपिटल धीरे धीरे क्या हो गई, अपने आप समाप्त होती गई, क्योंकि आप उसको किस पे दिखा रहे हो, पुरानी प्राइस पे दिखा रहे हो, जबकि आपको दिखाना किस पे, उसको करंट प्राइस पे दिखाना। तो आप क्या कर रहे हो, करंट प्राइस पे चीज़ें नहीं दिखा रहे, तो इस चक्कर में दिक्कत हो जाती है, और उस केस में हम क्या बोलते हैं, कैपिटल इरोजन हो रहा है। कैपिटल धीरे धीरे आपकी खत्म होती जा रही है, दिख तो रही है लेकिन रियल में वो है नहीं। तो रीजन में क्या बोल रखा है, ए तो चलो ठीक है, हम क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे जो भी चीज़ दिखाते हैं उससे क्या होता है, कैपिटल धीरे धीरे खत्म होती जाती है। रीजन में क्या बोल रहा है, मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर करंट परचेजिंग पावर टेक्निक ओनली में कंटेन द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब देखिए इन्फ्लेशन अकाउंट का पार्ट बोल दिया, तो रीजन भी एक तरीके देखो, हम बोलेंगे ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है। आर अपनी जगह ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के लिए एक टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिसमें क्या होता है, जनरल इंडेक्स लिया जाता है, जनरल प्राइस इंडेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जनरल प्राइस इंडेक्स। जब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आएगी तब आपको बताऊंगा, पर अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जनरल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है। मान लो कि किसी पर्टिकुलर मशीन की अगर है ना वैल्यू बढ़ी हुई है, वो बढ़ गई है एक तरीके से, और आप तो उसको कॉस्ट पे दिखा रहे हो। लेकिन जनरल प्राइस में क्या होता है कि हम जनरल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो पूरी जनरल एसेट्स की बात करते हैं, सबकी एक साथ बात करते हैं, जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं कि अगर इन्फ्लेशन 20% बढ़ गई है, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, जनरल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, तो सारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ा दो, सारी एसेट्स को इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बेसिस पे 20% के हिसाब से बढ़ा के दिखा दो। शॉर्ट में बता रहा हूँ ऐसे ही, लेकिन आपको पता है कि एक पर्टिकुलर फिक्स एसेट है, उसकी तो वैल्यू बढ़ी नहीं, पर फिर भी आप उसको बढ़ा के दिखा रहे हो, किसके बेसिस पे, करंट परचेजिंग पावर टेक्निक के बेसिस पे, जिस पे क्या बोल दिया, जनरल प्राइस लेवल के बेसिस पे सबको बढ़ाओ, चाहे वो बड़ी भी नहीं भी हो, चाहे वो रियल में बड़ी भी नहीं हो। तो कभी कभी उसमें गलत हो जाता है पार्ट। तो वो भी एक तरीके से क्या बता रहा है कि जो कैपिटल इरोजन हुई है उसको एक तरीके से हम क्या बोलेंगे, सही करने के लिए करंट परचेजिंग पावर टेक्निक का आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप जनरल प्राइस इंडेक्स का यूज़ कर सकते हो। मतलब एक तरीके से आप इन्फ्लेशन प्रॉफिट को इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसका इससे लेना देना था ही नहीं, आपको एक तरीके से असर्शन के लिए रीजनिंग देनी थी। तो हम क्या बोलेंगे, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल के इरोजन की बात करनी थी, जबकि यहाँ पे तो किसकी बात कर रहा है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की बात कर रहा है, कि आप क्या दिखा रहे हो उसको, एक तरीके से करंट वैल्यू पे दिखा रहे हो, किसके हिसाब से, जनरल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, मतलब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की बात कर रहा है। तो आप इसमें इन्फ्लेशन प्रॉफिट का पार्ट भी जोड़ रहे हो। इसका मतलब इन्फ्लेशन क्या होता है आपको पता है ना, इतना तो, कि अगर मान लो मैं 10 रुपीज़ का कोई पेन खरीद रहा हूँ, और ये मान के चलो कि 10 रुपीज़ में मेरे को 2 पेन मिलते थे, लेकिन इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया, अब वो 10 रुपीज़ का एक ही पेन मिल रहा है, तो मेरी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई, ऐसे बोल सकता हूँ मैं, मेरी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई, वही चीज़ मुझे महंगी मिलने लग गई, तो मेरी जो रियल इनकम थी एक तरीके से वो कम हो गई। अब मैं 10 रुपीज़ के 2 पेन नहीं खरीद सकता, 1 खरीद सकता हूँ।
तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, हम उसमें इन्फ्लेशन प्राइस का पार्ट भी जोड़ के दिखा रहे हैं, यानी जनरल प्राइस लेवल को ऐड करके दिखा रहे हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। तो ए और आर ट्रू है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। तो 11th का आपका जो पार्ट आएगा वो आएगा आपका बी, न कि ए आएगा। कईयों ने क्या कर दिया, इस पर ए दे दिया, जबकि क्या आएगा 11th का बी। फिर आपको बोल दिया 12 में, मेक सफिशिएंट प्रोविजंस फॉर फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट, दिस स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। देखिए ये किस में बताया था मैंने आपको, कंजर्वेटिज्म में। अब ये कितनी बार बताऊँ, पहले भी ऊपर बता दिया जनरली आपको। तो 12 का आपका पार्ट क्या आएगा, सी से रिलेटेड आएगा, ठीक है। वॉट इज द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट दैट सपोर्ट द इमीडिएट रिकग्निशन ऑफ एन एस्टिमेटेड लॉस। आप कंजर्वेटिज्म को किस नाम से बुलाते हो, प्रूडेंस। तो मैंने क्या बताया था, प्रूडेंस। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप लीगल फॉर्म की जगह उसके इकोनॉमिक फॉर्म को कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हो, जिसमें जनरली मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है, कि आपने वैन परचेज की थी इंस्टॉलमेंट पे, आपने वैन परचेज करी इंस्टॉलमेंट में, तो उस केस में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने लग जाते हो, चाहे आप ओनर नहीं बने, चाहे आप लीगल ओनर नहीं बने, लेकिन इकोनॉमिक फॉर्म में आप ओनर मान लिए गए हो जैसे ही आपने पहली डाउन पेमेंट पे कर दी है। एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको, तो वो ये कहलाता है। जबकि प्रूडेंस में क्या होता है, आप फ्यूचर लॉसेस के लिए पहले से ही प्रोविजन बनाते हो, लेकिन जो भी फ्यूचर प्रॉफिट होते हैं उनके लिए इतना ज़्यादा एंटिसिपेशन नहीं दिखाते हो, जब होंगे तब करेंगे। तो उसमें एक तो मैंने आपको बताया प्रोविजंस का पार्ट, और एक आपको कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लेस का पार्ट, जनरली ये एग्जाम्पल में बताया था, ठीक। कंसिस्टेंसी आपको पता है कि आप क्या करते हो, सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या मेथड को फॉलो करते हो ईयर टू ईयर, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो सेम मेथड्स। तो ये भी आपने देखा। मैचिंग का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या हो, एक्सपेंसेस हो। तो 13 का अपना जो आएगा वो आएगा डी। 14 देखिए, ये बोल रहा है सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर दैट एक्सटेंड द यूजफुल लाइफ, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ आउटपुट और रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट्स बियॉन्ड देयर ओरिजिनली एस्टिमेटेड लेवल आर। तो आपको क्या बोल रहा है कि अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर्स किए जो कि यूजफुल लाइफ को बढ़ा रहे हैं, आपके क्वालिटी ऑफ आउटपुट को बढ़ा रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, और रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट बियॉन्ड देयर ओरिजिनली एस्टिमेटेड लेवल। तो बोल रहा है कि जैसे ही आप ओरिजिनली एस्टिमेटेड लेवल से ऊपर पहुंच जाते हो तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस होती है। तो वो किसके थ्रू होती है, अगर आप मशीनरीज खरीद रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या आ सकता है आपका 14 का ए। इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि जब लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिलेंगे तो वो किससे मिलते हैं आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर से। तो उस केस में हमने क्या बताया था कि ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। हम बोल सकते हैं कि इनसे आपकी अर्निंग की कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है, जो कि एक तरीके से आप परमानेंट एसेट्स को एक्वायर करने के लिए कर रहे हो, तो वो एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में हो गए। तो 14 का आपका जो है वो ए है। 15 देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल। अब देखो कितनी बार आ चुका है प्रूडेंस प्रिंसिपल का पार्ट। तो उस केस में आप क्या बोलोगे, दिसंबर 13 में, टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर लॉसेस, फ्यूचर प्रॉफिट को तो सोचते ही नहीं है। बैड डेट्स तो नॉर्मल पार्ट है, एक्सपेंस का पार्ट है। टेकिंग केयर ऑफ इन्वेंट्री एंड डेप्रिशिएशन नॉर्मल पार्ट है, जबकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये तो करंट से रिलेटेड है। तो प्रूडेंस में हम क्या बोलते हैं, टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर लॉसेस, मतलब उनका आप प्रोविजन बना लीजिए। तो ए आएगा। 16 देखिए, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड टू ब्रिंग एन इक्विपमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज टू द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन इज ए टाइप ऑफ। अब बताइए, आपको देखो मैंने आपको ये बताया था कि जो भी आप मशीनरी परचेज करते हो या जो भी आप मशीनरी क्या करते हो, परचेज करके उसको इंस्टॉल कराते हो, तो उसका कैरीज वेजेज इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। तो आपको बताया कि अगर इंश्योरेंस भी करवाया है वो भी किसका पार्ट बनेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। इसी तरीके से पहले वो भी आती थी एक्साइज ड्यूटी, याद रखना, वो भी किसका पार्ट बनेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। कि अगर आपने एक्साइज ड्यूटी पे की या कोई भी आपने ड्यूटीज टैक्सेस पे करे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। 16 का क्या आपका बी। 17 अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू ओनली इवेंट विच आर कंसर्न्ड विद द बिजनेस फर्म। आप सोचिए कि देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो आपने ट्रांजेक्शन इवेंट क्या करे, रिकॉर्ड किए। कहाँ पे रिकॉर्ड किए, बिजनेस में। किस में रिकॉर्ड करे, जर्नल में, फिर लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद समराइज़ किया। तो इसका मतलब एक तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये बोल रहा है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, वो ट्रांजेक्शन या इवेंट जो कि बिजनेस फर्म से रिलेटेड ही होते हैं, बाहर के नहीं होते जनरली। आपको पता है वो सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बाहर का मतलब ऐसे कोई ट्रांजेक्शन नहीं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो, सारे के सारे बिजनेस से रिलेटेड ही होते हैं। हम बोल सकते हैं पर्सनल कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होते।
तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में वही आता है। इसके अलावा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताती है, क्योंकि सारी की सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस में दिखती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। आपका जो रिजल्ट आता है प्रॉफिट या लॉस, इनकम स्टेटमेंट के थ्रू आपकी जो स्टेटमेंट की पोजीशन बताती है, यानी एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन, बैलेंस शीट। तो हम क्या बोलेंगे, दोनों ही करेक्ट हैं। तो 17 का आपका क्या आएगा, बी। 18 देखिए ये बोल रहा है कि विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू कंजर्वेशन कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी, एरियर ऑफ बुक अकाउंट्स। देखिए जब भी आप क्या कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को जानबूझ के नहीं दिखा रहे हो, चाहे वो मेटेरियल हो तब भी आप नहीं दिखा रहे हो, तो आप क्या करना चाहते हो, एक तरीके से विंडो ड्रेसिंग का पार्ट कर रहे हो। आप जो मेथड जानबूझ के फॉलो नहीं कर रहे, आपको पता है कि उस मेथड से आपके क्या होंगे, आपको पता है कि आपको WDV मेथड फॉलो करना था, लेकिन जानबूझ के आपने SLM मेथड फॉलो कर दिया, जिससे आपके मान के चलो एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिखेंगे, एक्सपेंडिचर दिखेंगे तो प्रॉफिट कम आएगा, तो वो भी विंडो ड्रेसिंग का पार्ट है। तो ये बोल रहा है कि विंडो ड्रेसिंग एक तरीके से क्या होती है, प्रोहिबिटेड होती है, वो किसकी वजह से, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। ठीक, क्योंकि कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर का मतलब क्या है, आपकी जो भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको फुली और फेयरली डिस्क्लोज करनी है। तो 18 का जो आपका आएगा वो पार्ट क्या आएगा, बी आएगा। दिसंबर 12 का है। बाकी सारी चीज़ें देख लेना, वैसे ये भी पार्ट आपको दिख रहा होगा मेटेरियलिटी, लेकिन यहाँ पे हम विंडो ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेटेरियलिटी का तो मतलब क्या होता है, मेटेरियल और इममेटेरियल की बात करता है। तो वो किसके जजमेंट के बेसिस पे, वो अकाउंटेंट के जजमेंट के बेसिस पे कि कौन सी मेटेरियल है, कौन सी इममेटेरियल है, कौन सी इफेक्ट करेगी, कौन सी नहीं करेगी। पर यहाँ पे तो जानबूझ के क्या कर रहा है, विंडो ड्रेसिंग कर रहा है, जानबूझ के अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना, उसे हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से विंडो ड्रेसिंग का पार्ट। तो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर इनको प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि आपको विंडो ड्रेसिंग नहीं करनी है और सारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को फुली और फेयरली डिस्क्लोज करना है। देखिए इसमें ये भी पार्ट हो सकता है कि आप देखो स्टॉक को वैल्यू कर रहे थे, मान के चलो कि आप लीफो बेसिस पे कर रहे थे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन एट द एंड आके आपने देखो आप 8-9 साल तक लीफो बेसिस फॉलो कर रहे थे, जो कि पर्टिकुलर प्रॉपर था, लेकिन जानबूझ के आपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी, या बोल सकता हूँ कि फीफो मेथड फॉलो कर दिया, एवरेज कर दिया, जिसमें आपको बेनिफिट दिख रहा था या अकाउंटेंट को पता था कि इससे बेनिफिट हो सकता है। एक तरीके से बेनिफिट इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट होंगे वो अच्छे दिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा दिखेगा, बैलेंस शीट की पोजीशन क्या होगी, अच्छी दिखेगी, तो जानबूझ के इन्वेस्टर्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो उस केस में हम बोल सकते हैं वो विंडो ड्रेसिंग का पार्ट हो गया। मैंने जैसे आपको डेप्रिसिएशन का पार्ट बताया कि उस केस में जानबूझ के अगर आप है ना प्रॉफिट की सिचुएशन हाई दिखाना चाहते हो, तो आपने लेस डेप्रिसिएशन इम्पोज कर दिया प्रॉपर्टी पे, या उस हिसाब से मेथड्स फॉलो किए जानबूझ के जिससे लेस डेप्रिसिएशन हो, तो ऐसा पार्ट आपका विंडो ड्रेसिंग का आ सकता है। तो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर एक तरीके से प्रोहिबिट करता है। फिर 19 में क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। ये बोल रहा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मेजरमेंट ऑफ इनकम। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने, अगर आपको पॉइंट पता भी नहीं थे, जैसे मेरे को भी पर्टिकुलर कुछ पॉइंट पता नहीं है इसमें, तो कैसे करना है, मेजरमेंट ऑफ इनकम जनरली पता रहता है कि इनकम कैसे निकालते हैं। मैंने जब आपको रेवेन्यू या मैचिंग कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर रेवेन्यू आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो, जब रेवेन्यू आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो उस केस में आपका इनकम का पार्ट आ जाता है। तो जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ मैच कर रहे हो, रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ क्या कर रहे हो, आप मैच कर रहे हो, तो आपका फर्स्ट के साथ जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा। अब आपको पता है कि फर्स्ट के साथ जो सी पार्ट है वो इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। तो अपना ए और बी एलिमिनेट हो गया, इसको हटाओ और इसको भी हटाओ। अब देखिए बोल रहा है रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस का पार्ट। जब भी हमने रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस का पार्ट देखा तो आपको पता है कि एक्सपेंसेस किसके हिसाब से रिकॉग्नाइज होता है, अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज होता है। कि जैसे हमारे अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से हमने बोला कि सैलरी हमने पे की 12 मंथ की, तो हमें ड्यू बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो वो अकाउंटिंग पीरियड के बेसिस पे होता है। तो देखिए सेकंड में क्या आएगा आपका डी का पार्ट। चाहे आपको नहीं पता रहता, लेकिन थर्ड से रिलेटेड तो आपको पता चल जाता कि जब मैंने आपको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बताया था, यानी जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिकग्निशन, तो देखो रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू, तो थर्ड से रिलेटेड क्या आपका बी। तो थर्ड से रिलेटेड बी किस में दिख रहा है आपको, सी और डी में से, इसमें से और इसमें से। तो ये दिख रहा है आपको थर्ड का, ये रहा। तो आपको पता है कि आपका आंसर ये होता। अब वापस से चेक कर लीजिए, सी फर्स्ट से रिलेटेड, सेकंड से रिलेटेड क्या है डी, और थर्ड से रिलेटेड बी। तो जो फोर्थ लास्ट बचा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू, वो किससे रिलेटेड होगा, एक्रूज टू द इक्विटी ऑफ ओनर से रिलेटेड, ठीक। तो इस तरीके से आपका पार्ट आ सकता है। लेकिन देखिए ये पुराने जून 12 से रिलेटेड है, अब आपके चांस इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कवर करा दिया क्योंकि आपके देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के पार्ट है।
पिछले 2 अटैम्प्ट की बात करोगे तो जनरली आपको नहीं मिलेंगे, दिसंबर 19 में और जून 19 में नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, तो क्या पता आपके आ सकता है। तो इसलिए देख के भी चले आना, क्योंकि कॉन्सेप्ट देखिए इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं होती है, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएंगे। अब लास्ट देखिए, ये अगर आपको नहीं भी आता फिर भी समझ में आता, क्यों? क्योंकि जिनको अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, उसकी थोड़ी भी नॉलेज है तो आराम से पता कर सकते थे। ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जून 12 का है। ये बोल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंसर्न बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज। देखो दोनों ही करते हैं, सीधी सी बात है, तो ये गलत है। फिर आपको बोल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंसर्न डायरेक्टली बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट। देखिए याद रखना कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या करता है, इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी को, क्योंकि आपको पता है कि आप फिक्स रेट खरीदते हो, फिर आप उसको क्या करते हो, प्रोडक्शन में एक तरीके से अप्लाई करते हो, मशीनरी या जो भी आप बिल्डिंग ये बात कर रहे हो, आप ऑपरेट करते हो बिजनेस को, तो इस हिसाब से आपको पता है कि आप मशीनरीज पे, बिल्डिंग पे डेप्रिशिएशन का पार्ट चार्ज करते हो, रिपेयर का पार्ट चार्ज करते हो, तो वो आप धीरे धीरे चार्ज करते हो, इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है वो इनडायरेक्टली क्यों करता है, क्योंकि जब भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर खरीदते हो बैलेंस शीट में आती है, लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर का पार्ट है वो आप धीरे धीरे चार्ज करते हो, डेप्रिशिएशन के फॉर्म में, रिपेयर के फॉर्म में, या आपको पता है कि अगर राइट ऑफ करना है तो उसको बेनिफिट के ईयर के हिसाब से, जैसे आपको पता है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, उनको राइट ऑफ करना है तो क्या करोगे, अगर वो 5 साल के लिए बेनिफिट दे रही है तो आप डिवाइड बाई 5 करोगे और उसके हिसाब से राइट ऑफ करोगे, तो आप इनडायरेक्टली राइट ऑफ कर रहे हो। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी जो अफेक्ट होती है वो क्या होती है, इनडायरेक्टली अफेक्ट होती है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली चार्ज कर रहे हो, आपको पता है कि वो कहाँ पे आती है, डायरेक्टली पीएनएल में आती है। तो हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डायरेक्टली और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में आता है लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट पे दिखेगा, किसके फॉर्म में, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस आपके उसको दिखते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, रिपेयर, इसके अलावा मैंने बताया कुछ राइट ऑफ के पार्ट भी। तो हम क्या बोलेंगे, 20 का जो पार्ट होगा आपका सी होगा। अब इसको लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के लिए क्या बोल दिया, डायरेक्टली, जबकि हमने क्या बोला, इसका इनडायरेक्टली और इसका डायरेक्टली। ठीक है, अब आपके ये तो हो गए, ये टोटल मिला के 20 थे। अब अपना 10 मिनट का पार्ट ओनली कौन सा है, वो बाकी के 20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स मतलब इलस्ट्रेशन 1 और 2 से रिलेटेड, तो अब वहाँ पे चल लेते हैं और सॉल्यूशन के पार्ट को कवर कर लेते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है अब इलस्ट्रेशन 1 में, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल लॉस। ये आपको मैंने दिया था। यह बोल रहा है कॉस्ट ऑफ ओवरहॉलिंग एंड पेंटिंग ए सेकेंड हैंड ट्रक न्यूली परचेज। आपने कोई सेकेंड हैंड ट्रक न्यू परचेज किया, न्यूली मतलब क्या हो गया, आपके लिए तो नया ही हो गया, तो उससे रिलेटेड जो भी रिपेयर का पार्ट हो गया, फिर आपने ट्रक को क्या करा, पेंटिंग कराया, वो सारा पार्ट कराया, तो आपको पता है वो किस में जुड़ेगा, आपकी फिक्स रेट की कॉस्ट में जुड़ेगा, मतलब ट्रक की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। तो कौन सा होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। तो आपको यही इसका आंसर दे रखा होगा। ये बोल रहा है व्हेन ए सेकंड हैंड मशीन इज परचेज एंटायर एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन द बिगिनिंग टू मेक इट फिट फॉर द वर्किंग इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैल्यू ऑफ मशीन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई अमाउंट स्पेंड करने से, इसलिए जो ये दोनों एक्सपेंसेस हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बने हैं। फिर आपको देखिए यहाँ पे बोल रखा है सेकंड में, ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ मेकिंग मोर एग्जिट्स इन ए सिनेमा हॉल अंडर ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए कि बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है, भगदड़ मच सकती है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, तो आपको एग्जिट हॉल क्या करने हैं, सिनेमा हॉल्स को अब बहुत सारे बनाने का मतलब ये मान के चलो जैसे 2 गेट बने हुए हैं तो 2 और बनाने 4। अब बताइए उससे जो सिनेमा हॉल है उसकी क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि नहीं। तो एग्जिट्स बनाने से मतलब गेट्स बनाने से निकालने के लिए कि जो भी कस्टमर है जैसे ही वो देखेंगे मूवी देखने के बाद, जो भी दर्शक है मूवी देखने के बाद जाएंगे तो वो क्या जाएंगे, गेट से बाहर जाएंगे। तो पहले 2 गेट से जाते थे, अब 4 गेट से जा रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं। लेकिन अगर आपने और सीट्स ऐड कर दी होती तो और आपके कस्टमर बढ़ जाते, यानी सिनेमा हॉल के और कस्टमर बढ़ जाते, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती, प्रोडक्टिविटी बढ़ती। ये मान के चलो कि देखो सेल ज़्यादा होती, सीधी सी बात है, यानी कस्टमर्स ज़्यादा होते, रिसिप्ट ज़्यादा मिलती। ठीक, टोटल मिला के हम क्या बोल सकते हैं, मूवी से रिलेटेड जो भी अमाउंट है वो ज़्यादा मिलता। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मेरे हिसाब से सेकंड में, क्योंकि मैंने ये पढ़े नहीं है, तो ये बोल रहा मेकिंग मोर एग्जिट्स इन ए सिनेमा हॉल डज नॉट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ हॉल एंड देयरफॉर इट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ यही है। तो अब है ना जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए आप पढ़ लेना नीचे, मैं क्या करता हूँ आपको समझाते जाता हूँ, नीचे आप पढ़ लोगे तो आपको वैसे समझ में आ जाएंगे। ₹25,000 वाज स्पेंट ऑन एयर कंडीशनिंग द ऑफिस ऑफ जनरल मैनेजर। एयर कंडीशन आपको पता है कि वो क्या है, फिक्स रेट का पार्ट है।
तो हम बोल सकते हैं एयर कंडीशनिंग, या आप डक्टिंग का पार्ट भी बोल सकते हो कि अगर आपने डक्टिंग बहुत सारी बनवाई, डक्टिंग आप जानते हो कि एक पर्टिकुलर क्या होता है, हम बोलते हैं सेंट्रल एसी बोलते हैं ना एक तरीके से। तो आपको पता है कि एयर कंडीशनिंग का पार्ट अगर आपने कराया है, एयर कंडीशनर खरीदा, वो फिक्स रेट की कॉस्ट का पार्ट है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। फिर आपको बोल रहा है कि एक ओल्ड मशीन जो कि बुक्स में दिखा रखी थी 15 की, आपने उसको कितने में बेचा, 13 में, तो 2000 रुपये आपका लॉस हुआ, तो वो क्या है, कैपिटल लॉस। क्योंकि ये मैंने ना पिछली वीडियो में थ्योरेटिकल पार्ट में आपको बताया हुआ है, तो मेरे हिसाब से कैपिटल लॉस में ही ये रहा कैपिटल लॉस। और जो आपको एयर कंडीशनिंग का पार्ट बोल रखा है, बोल रहा है कि वो सेवरल ईयर तक काम आता रहेगा और उसको बाद में आप बेच भी सकते हो, डिस्पोज भी कर सकते हो फ्यूचर किसी डेट पे, इसलिए वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। यहाँ पे ऐसा बोल दिया इसने। फिर आपको बोल रहा है, देखिए ये ₹2000 वर पेड एज ए म्यूनसिपल टैक्स इन कनेक्शन विद ए बिल्डिंग विच वॉज परचेज लास्ट ईयर फॉर ₹2 लाख। आप बताइए, आपने बिल्डिंग खरीदी लास्ट ईयर और उससे रिलेटेड म्यूनसिपल टैक्सेस आप पे करते हो। अब म्यूनसिपल टैक्सेस आपको पता है कि देखो गवर्नमेंट के म्यूनसिपल के टैक्स हैं, क्योंकि आपने बिल्डिंग को यूज़ किया है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं, तो वो तो हर साल पे करने पड़ते हैं। ठीक, वो बिल्डिंग से रिलेटेड हर साल होते हैं, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्या होगा, रेवेन्यू, क्योंकि वो रेगुलर है। तो आप ये सोचिए कि उसका बेनिफिट कितने साल के लिए मिल रहा है, करंट ईयर के लिए मिल रहा है, ऐसे सोचिए। या आपको पता है कि जो इंकर हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं, या आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है जो कि हर साल हो रहे हैं। ठीक है, तो वो रेवेन्यू। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, जो नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, जो रीसेल के लिए काम में नहीं आते हैं। अगर वो रीसेल से रिलेटेड होते तो वो तो सेल होती तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती, जबकि यहाँ पे तो सारे हम एक्सपेंडिचर के पार्ट कवर कर रहे हैं। ₹30,000 was spent on heavy advertising in connection with introduction of new product। देखो इधर डेफर्ड रेवेन्यू कितनी बार बताऊँ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ₹500 was paid out in connection with carries on goods purchase। अब देखिए आपने गुड्स खरीदा, आपने मशीन या कोई फिक्स रेट की बात नहीं कर रहे हैं हम, याद रखना, कोई लैंड बिल्डिंग इससे रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं हम, कोई है ना पर्टिकुलर मशीनरी इक्विपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं कि उसको मंगाया, उस पर कैरीज पे किया। अगर वो बोलते हैं तो वो फिक्स रेट की कॉस्ट का पार्ट बनता, वो होता कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर ये गुड्स से रिलेटेड है, तो गुड्स से रिलेटेड जो कैरीज होता है वो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्योंकि आपको पता है जब भी आप गुड्स मंगाओगे आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो करना पड़ेगा, मतलब कैरीज तो देना ही पड़ेगा। अब आपको दे रखा है 8th, इसमें क्या दे रखा है, 1 मिनट इसको हटा दूँ। देखिए इसमें बोल रहा है आपको, ए टेम्प्रेरी रूम कंस्ट्रक्टेड फॉर ₹25,000 फॉर स्टोरिंग रॉ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग बिल्डिंग। देखिए जब भी आप क्या कर रहे हो, बिग बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी टेम्प्रेरी रूम क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि देखिए जैसे मैंने बोल दिया कि कोई भी बड़ी बिल्डिंग बन रही है तो उसके लिए आपने टेम्प्रेरी रूम क्रिएट कर दिया, जहाँ पे आप जो भी मेटेरियल रख रहे हो, ब्रिक्स अपनी रख रहे हो, सीमेंट रख रहे हो, सीमेंट के कट्टे आते हैं या सीमेंट के पैकेट्स आते हैं उनको रख रहे हो, बजरी बोलते हैं वो पर्टिकुलर रख रहे हो, तो वो सारा का सारा पार्ट किससे रिलेटेड हो गया, वो एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ही हो गया। क्योंकि आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन जो भी बिल्डिंग हम बना रहे हैं वो अभी तक क्या है, बनी नहीं है, रेडी फॉर यूज़ तक के जो भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे बिल्डिंग की कॉस्ट में ही जुड़ेंगे, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। 8th पॉइंट में जाके देख लेना, यही बोल रहा है। कहाँ गया 8th पॉइंट, ये रहा। ये बोल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा बिकॉज इट वाज नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेन बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ द रूम विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। इस तरीके से आप देख सकते हो, नॉर्मल पार्ट है। देखिए ये मैंने देखे हुए नहीं है फिर भी मेरे को पता है, क्योंकि ये नॉर्मल पार्ट है, पिछले मैंने कॉन्सेप्ट के साथ ही मैं ऐड करता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है ₹5 लाख वाज स्पेंट ऑन पुटिंग अप गैलरी इन ए थिएटर हॉल। अभी मैंने आपको बताया था कि थिएटर हॉल जिसमें एक और गैलरी ऐड कर रहे हैं। आपको पता है कि देखो गैलरी का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे पर्टिकुलर सीट्स ऐड की जाएगी, कि जैसे मैं बोल दिया कि सिल्वर गैलरी बनी हुई है, गोल्ड बनी हुई है, एक डायमंड गैलरी और बना दिया, यानी पीछे पीछे, तो आपको पता है कि कस्टमर्स और आएंगे और उस हिसाब से क्या होगा, जो सिनेमा हॉल है उसकी अर्निंग बढ़ेगी। तो हम क्या बोलेंगे, जो 5 लाख स्पेंड किए, 5 लाख स्पेंड किए, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। 10 देखिए, फ्रेट एंड कार्टेज अमाउंट to ₹4,000 were paid on purchase of new plant and a sum of ₹2,000 was spent as erection charges of that plant। देखो प्लांट को इंस्टॉल करने के और नए प्लांट को खरीदते समय जो भी आपने फ्रेट या कार्टेज पे किया है 4,000 पे, तो आपको पता है ये भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, प्लांट की बात कर रहा है। यहाँ पे किसकी बात थी, गुड्स, तो गुड्स से रिलेटेड कैरीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्लांट यानी फिक्स एसेट से रिलेटेड, अगर ये फिक्स एसेट हमारा खरीदने बेचने का काम होता है तो वो गुड्स होते, याद रखना। लेकिन ये नॉर्मल प्लांट बोल रहा है तो ये फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट से रिलेटेड जो भी कैरीज, फ्रेट की बात कर रहा है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस की बात कर रहा है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं। चाहे आप 9th और 10th पॉइंट में देख लेना। 9th पॉइंट में आपको क्या बोला था मैंने, कैपिटल एक्सपेंडिचर,
क्योंकि आपको पता है कि आप सीट्स बढ़ा रहे हो, कैपेसिटी बढ़ा रहे हो। 10th में आपको क्या बोल रखा है, यहाँ पे भी कहीं बोल रखा होगा कि ये कैपिटल एसेट से रिलेटेड है, और दोनों ही देखो ये बोल रहा है कि कैपिटल नेचर के हैं। किसके हैं? कैपिटल नेचर के। तो यहाँ पे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट दे रखा है। अब इलस्ट्रेशन 2 देखिए, उसमें क्या बोल रखा है। देखिए इसमें भी वही बोल रखे हैं, आपको कैपिटल रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू बताना है। ए लिमिटेड ने स्पेंड करे 2 लाख फॉर ओवरहॉलिंग द मशीनरी विच इम्प्रूव द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड सेव्ड रनिंग एक्सपेंडिचर बाय ₹15,000 पर एनम। देखिए सीधी सी बात है, वही ओवरहॉलिंग एक तरीके से रिपेयर करा दिया, लेकिन आपको बोल रहा है कि इससे कैपेसिटी इंप्रूव हो गई। तो जब भी मैं इंप्रूव की बात करता हूँ तो आपको मैंने बताया था कि अगर आप एसेट्स में इंप्रूवमेंट करा रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। आपने बोला कि सर आपने ये बताया था कि ज़रूरी नहीं कि रिडक्शन एक्सपेंडिचर होने से वो कैपिटल हो, लेकिन आप सोचिए जहाँ पे इंप्रूव का पार्ट है तो इसका मतलब क्या है, ये जो 15,000 पर एनम की बात कर रहा है तो ये आगे आने वाले टाइम पे आपके एक्सपेंडिचर सेव होंगे, तो जिससे आपका क्या होगा, लॉन्ग रन के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आपकी कैपेसिटी भी बढ़ी, जिसका मतलब क्या है, आप और आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो उस मशीन से। इसके अलावा आपके सेविंग भी रनिंग एक्सपेंडिचर आपके कम हो गए, तो दोनों फ़ायदे हुए। तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। फिर आपको बोल रहा है मैसर्स कैपिटल प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टी डीलर परचेज 10 फ्लैट एट ₹7 लाख ईच। देखिए स्टॉक इन ट्रेड है, क्यों? क्योंकि जो उसने खरीदा है वो उसके लिए गुड्स हैं, फ्लैट्स उसके लिए फिक्सड क्यों नहीं है, क्योंकि उसका काम ही क्या है, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का, वो प्रॉपर्टी डीलर है। तो एक तरीके से हम क्या बोलेंगे, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसने क्या करा, एक तरीके से जो भी स्टॉक इन ट्रेड बोल सकते हैं या फिनिश गुड्स बोलते हैं ना, जैसे आप खरीदा, वैसे यहाँ पे आपको बताया कि जो फ्लेट है उसके लिए एक तरीके से क्या स्टॉक है, स्टॉक इन ट्रेड, जिसको वो खरीदने बेचने का काम करता है, इसलिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। थर्ड में देखिए क्या बोल रहा है, ए फर्म इंकर्ड ₹10,000 टू रिटेन द टाइटल ऑफ लैंड परचेज फॉर बिजनेस इन लिटिगेशन विद थर्ड पार्टी। देखिए अब आपने लैंड तो पहले खरीद लिया था, लेकिन उसके टाइटल को रिटेन करने के लिए आपने लॉयर को पैसे दिए, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी ने आप पे क्लेम किया था कि नहीं ये तो मेरा है लैंड, आपने ज़बरदस्ती ले लिया। लेकिन आप क्या बोलो, नहीं मेरे पास प्रॉपर्टी के कागज़ पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, लैंड तो पहले से ही आपने क्या कर रखा है, खरीदा हुआ है, लेकिन बीच में जो आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लीगल एक्सपेंसेस दे रहे हो। तो वो नॉर्मल आप क्या कर रहे हो, एसेट को मेंटेन करने के लिए कर रहे हो, एसेट को बचाने के लिए कर रहे हो, तो उस केस में वो क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंपनसेशन पेड टू अनडिजायरेबल एम्प्लॉयज़। देखिए यहाँ पे ये देखा है मैंने, पर्टिकुलर ये बोल रखा है कि जो अनडिजायरेबल एम्प्लॉयज़ जनरली होते हैं, तो आपको पता है कि उनकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या पता उनकी स्किल इतनी अच्छी नहीं थी, या पर्टिकुलर वर्क कर रहे थे तो बहुत धीरे धीरे कर रहे थे, तो जिनसे हम बोल सकते हैं कि हमारे प्रोडक्शन में कमी आ रही थी या बहुत ज़्यादा हमारी कॉस्ट इंकर हो रही थी, ऐसे बोल सकते हो। ठीक कि हम उनको सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन उस हिसाब से वो काम नहीं कर रहे हैं, तो हमने उनको एक तरीके से क्या कर दिया, हटा दिया, और उसके बदले हमने क्या दिया, उन्हें कंपनसेशन दिया कि आप यहाँ से नौकरी से, अपनी जॉब से निकल जाइए और आपको हम इतना कंपनसेशन पे कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी आगे के लिए एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ऐसा बोल रखा है। अब हमने यही मान के चला है कि जो अनडिजायरेबल एम्प्लॉई है वो स्किल्ड नहीं होंगे, इसलिए जो हमने कंपनसेशन पे किया है, जो एक्सपेंडिचर किया है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे हमारी क्या होगी, आगे एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। बिजनेस में हम क्या करेंगे, वो एम्प्लॉई रखेंगे जो डिजायरेबल है, तो हमारा एक्सपेंडिचर भी सेव हुआ और हमारी एफिशिएंसी भी क्या हो गई, इंप्रूव हो गई, इसलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला गया। फिर आपको बोल दिया मैसर्स दुर्गा एंड कंपनी स्पेंड ₹250 फॉर ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट इन दिल्ली। This was held for advertising their new school bag and certain books and stationery which they wanted to market। अब देखिए 2,50,000 रुपये, यानी एक बहुत ज़्यादा पार्ट एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में खर्च किया है। तो आपको बताया कि देखो नए स्कूल बैग के लिए और सर्टेन बुक्स के लिए और स्टेशनरी के लिए, जो कि एक तरीके से उसकी मार्केटिंग वो करना चाहते थे। कौन सी? मैसर्स दुर्गा एंड कंपनी। तो ये क्या आएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में आएगा, क्योंकि इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो भी आपने क्रिकेट टूर्नामेंट किया उसमें आपने अपने बैग्स की, बुक्स की एडवर्टीजमेंट करी, लोगों को पता चली, जिसका बेनिफिट आपको आगे आने वाले 3-4 सालों के लिए मिलता रहेगा। ये जनरली मान के चल रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिखाए गए हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखिए हम बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल कंपनी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है इतनी बड़ी कंपनी हो, तो उसके हिसाब से ये 2,50,000 है, वो ज़्यादा ही एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो गए। फिर आपको दे रखा है, यानी ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। फिर आपको बोल रखा है ₹12,000 पेड टू महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड फॉर इंस्टॉलिंग ए टेलीफोन इन द ऑफिस। देखिए अब ये तो आपको पता है कि जब भी टेलीफोन इंस्टॉल करते हो, अगर उससे पहले अगर जो भी अमाउंट पे कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से एसेट के फॉर्म में आएगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। तो ये जो 12,000 बोल रखे हैं, क्योंकि आप टेलीफोन ऑफिस में इंस्टॉल करना चाहते हो, वैसे इतना तो पे नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी दे रखा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको एसेट के फॉर्म में मानेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में आ जाएगा।
फिर आपको बोल रहा है डैमेज पेड ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई सर्टेन गुड्स। देखिए कभी कभी आपके साथ हो जाता है कि जनरली आप जो भी गुड्स क्या है सप्लाई करते हो वो नहीं कर पाते, तो उससे रिलेटेड जो आपने डैमेज पे किया, तो ये आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया और उसके बदले में आपको क्या देना पड़ गया, डैमेज देना पड़ गया। तो हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कौन सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपको दे रखा है, क्या दे रखा है देखें, ये बोल रहा है ₹25,000 हैज़ अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर ऑन टर्म लोन ऑब्टेन्ड एंड यूटिलाइज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड परचेज ऑफ मशीनरी। आपने लोन लिया और किसके लिए यूटिलाइज किया, फैक्ट्री बिल्डिंग और मशीनरी को परचेज करने के लिए, मशीनरी को परचेज करने के लिए और फैक्ट्री बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। हाउर द प्रोडक्शन डिड नॉट कमेंस टिल द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। तो बोल रहा है कि लेकिन अभी तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। तो आपको पता है जो भी आपने लोन लिया है ₹25,000 एंड अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर ऑन टर्म लोन, ये मेरे हिसाब से इंटरेस्ट है। ये बोल रहा है कि जो टर्म लोन है उस पर अक्रू हुए हैं 25, तो ये इंटरेस्ट अक्रू हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन लोन किसका पार्ट बनेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा, फिक्स एसेट को परचेज करते समय या फैक्ट्री बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते समय। यानी जैसे ही वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है, बन जाती है और रेडी फॉर यूज हो जाती है, उस पॉइंट तक का जो भी इंटरेस्ट लग रहा है वो फिक्स एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो मेरे हिसाब से पॉइंट में यही दे रखा होगा, देख लेते हैं नीचे। इंटरेस्ट अक्रूड, हाँ इंटरेस्ट था, यहाँ पे इंटरेस्ट का पार्ट लिखा हुआ नहीं था। तो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन टर्म लोन ऑब्टेन्ड एंड यूटिलाइज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड परचेज ऑफ मशीनरी शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर सिंस कमर्शियल प्रोडक्शन डिड नॉट स्टार्ट टिल द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि अभी तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। अब देखें अगला क्या बोल रहा है, अपने दो ही बचे हैं लास्ट। ये बोल रहा है कि इम्पोर्टेड गुड्स वर्थ ₹1,75,000 कॉन्फिस्केटेड बाय कस्टम अथॉरिटी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मेटल फैक्ट। देखिए हमने क्या करा, मेटल फैक्ट नहीं दिखाई और कस्टम अथॉरिटी ने क्या कर दिया, जब्त कर दिए जो भी हमने बाहर से इंपोर्टेड गुड्स मंगाए। अब देखिए बार बार थोड़ी जब्त होते हैं, जैसे जनरली हमने बोला कि डैमेज पे करते हैं, तो ये नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स का पार्ट है, तो वो रेवेन्यू है। ये थोड़ी हम बार बार जब्त कराते हैं। वो तो क्या है कि उस वक्त हमने क्या करा कि कोई पर्टिकुलर इंपोर्ट किया था और वो कस्टम में रह गया और हम बोल सकते हैं कि मेटल फैक्ट हम नहीं बता पाए, यानी एक तरीके से बिलिंग विलिंग का पार्ट प्रॉपर नहीं बता पाए, तो कस्टम अथॉरिटी ने इसको कॉन्फिस्केट यानी जब्त कर दिया, ये बोल सकते हैं। तो ये 175 का पार्ट आपका क्या है, मैंने आपको बताया था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, चाहे ऊपर देख लेना, वहाँ पे मैंने बताया था कॉन्फिस्केटेड ऑफ प्रॉपर्टी बाय फॉरेन कंट्री, ऐसे बताया था मैंने। पर यहाँ पे कस्टम अथॉरिटी ने ले लिया, अब वहाँ पे भी लॉस है, ये भी लॉस है, एक ही तो बात है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका जो भी मेटल था, जो भी गुड्स था, वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, लॉस हुआ। तो इसको आप क्या करोगे, 3 से 5 साल जो भी है उसके अकॉर्डिंग क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट है, कम अमाउंट नहीं है जनरली। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे यही बोल रहा है, कॉन्फिस्केशन ऑफ इंपॉर्टेंट गुड्स बाय कस्टम अथॉरिटीज ए लॉस अराइजन ऑन अकाउंट ऑफ नेग्लिजेंस एंड इज़ ऑफ एबनॉर्मल नेचर, क्योंकि रेगुलर नहीं है, यानी एक तरीके से नॉन रिकरेंस का पार्ट है, बार बार नहीं होता। इट इज़ एप्रोप्रिएट टू राइट ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर ए पीरियड 2 to 5 ईयर, ट्रीटिंग इट एज ए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसको क्या करेंगे, 2 से 5 साल के अंदर राइट ऑफ कर देंगे। फिर आपको लास्ट बोल रखा है ₹20,000 स्पेंड फॉर ट्रायल रन ऑफ न्यू इंस्टॉल्ड मशीनरी। देखो नई मशीनरी इंस्टॉल करी, उसका ट्रायल रन हमेशा क्या होता है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, रेडी फॉर यूज़। तो रेडी फॉर यूज़ का मतलब क्या है कि अब वो बिज़नेस के लिए यूज़ करने के लिए तैयार है, तो ट्रायल रन भी एक तरीके से उसका पार्ट होता है। तो यहाँ पे नीचे आपको दे रखा होगा कि एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर ट्रायल रन ऑफ न्यूली इंस्टॉल्ड मशीनरी इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर इन नेचर, कि जब भी हम उसको एक्चुअली बिजनेस के पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपर रेडी रहनी चाहिए। तो उससे पहले हमने क्या कर दिया, ट्रायल रन करवा दिया जिसके हमने 20,000 एक्सपेंसेस इंकर किए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। तो आई होप आपको सारा पार्ट पता चल गया। कुछ दिक्कत होगी तो पूछ लेना कि सर पर्टिकुलर ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में आएगा आपका पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड पार्ट।